Good morning, everyone. My name is Jyoti Shukla, and we are here to study public administration. And this is the topic which is leadership. This is the lecture number 27 in the series of the lectures. और अभी जो हम यूनिट डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज़ द यूनिट 4 एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर. ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हो चुके हैं. तो अभी हमारे 2-3 टॉपिक्स जो बाकी थे तो उसमें ये है हमारा लीडरशिप. देन वी हैव मोरल एंड मोटिवेशन, आई गेस इट्स रिमेनिंग. तो अभी ये जो हमारे टॉपिक्स थे, लीडरशिप, मोरल और मोटिवेशन, मैकक्लेनन की ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी, इन तीनों टॉपिक के साथ ही हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर की जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी. एंड नेक्स्ट वी विल टेक विद द यूनिट ऑफ द पर्सनल मैनेजमेंट, जिसमें हम ब्यूरोक्रेसी और सिविल सर्विसेज को डील करेंगे. ठीक है, सो दिस इज़ द लेक्चर नंबर 27 इन द सीरीज ऑफ द लेक्चर्स. एंड ये हमारी वेबसाइट है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज. उसमें काफ़ी सारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं. सो यू कैन गो टू द साइट एंड सी कि आपको जो भी कोर्सेज इंटरेस्टिंग लगता है या जो रेलिवेंट लगता है आप उसे अवेल करा सकते हैं. एंड इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ अ फ्री स्टडी मटेरियल तो फिर आप टेलीग्राम का एक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. फाइन. नाउ मूविंग ऑन टू द लीडरशिप. सो जो हमारा लीडरशिप है, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर. तो जो हमारी यूनिट है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, इसके मोस्टली जितने भी टॉपिक्स हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जो हमने मोटिवेशन थ्योरीज़ की जो हमने बात की, हमने हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी की बात की. देन वी टॉक अबाउट दी थ्योरी एक्स इन थ्योरी वाई. देन वी टॉक अबाउट दी मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी. ठीक है, तो ये जितनी भी हमारी थ्योरीज़ थी, अभी हम मैकक्लेनन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी देखेंगे. तो ये जितनी भी हमारी जो थ्योरीज़ थी वो सारी के सारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इनको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा. एंड ऑल्सो द कम्युनिकेशन हैज़ बीन डन, कम्युनिकेशन को और ये लीडरशिप को. सो कम्युनिकेशन, लीडरशिप, हर्बर्ट साइमन और ये जो हमारी थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन है, इन सबको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा. बिकॉज ये अलॉन्ग विद दोज एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स दे कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ द पेपर 1. तो पेपर 1 में काफ़ी ज़्यादा आपको जो टॉपिक्स हैं, स्पेशली अगर हम बात करें मेंस के एग्जामिनेशन की, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इनके जो टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चंस हमारे आते हैं. एंड इफ़ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर दीज थिंकर्स एंड दीज थ्योरीज, तो आप पेपर 1 में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं. ठीक है, एंड आई ट्राई टू मेक थिंग्स वेरी सिंपल. जितना हो सकता था उसको उतना आपको पीपीटी में जो है मटेरियल प्रोवाइड करने की भी कोशिश की गई है, ताकि ये प्रॉब्लम ना हो कि जब हमने सुना तो ठीक है, हमें समझ में आ गया, बट इफ़ यू आर गोइंग टू राइट एन आंसर दैन व्हाट पर्टिकुलरली वी हैव टू राइट. तो वो कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए भी पीपीटी में आई ट्राई टू मेक श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उसमें अवेलेबल हो. ठीक है, सो गो थ्रू द कंटेंट, वॉच द वीडियोज़, और अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ होता है, तो आप कमेंट्स में लिख करके बता सकते हैं. ठीक है, नाउ वी मूव टू द टॉपिक लीडरशिप. तो जो लीडरशिप हमारा वर्ड है, ठीक है, कौन से वर्ड से बना है? लीडर से. लीडर का मतलब क्या होता है? नेता. नॉट द पॉलिटिकल नेता बट द पर्सन जो कि लोगों को लीड करता है. ठीक है, यानी कि जो आगे चल करके लोगों को लीड करता है और बाकी के लोग उसको फॉलो करते हैं, उसे हम लीडर कहते हैं. ठीक है, नाउ द वर्ड लीडर ब्रिंग्स टू माइंड अ नंबर ऑफ इमेजेस. तो जब हम किसी लीडर की बात करते हैं तो कौन कौन से लीडर हमारे माइंड में आते हैं? अ पॉलिटिकल लीडर परसुइंग अ पैशनेट पर्सनल कॉज. तो जब हम लीडर की बात करते हैं तो काफ़ी सारे इमेजेस हमारे माइंड में आती हैं, डेवलप होती हैं, पॉपअप होती हैं. तो उसमें से एक हमारा आता है कि हाँ ठीक है, एक पॉलिटिकल लीडर है. पॉलिटिकल लीडर कैसे? जैसे कि हम बात करें भी करंट में तो नरेंद्र मोदी, ही इज़ अ बिग पॉलिटिकल लीडर, नो डाउट. उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा है. एंड बिकॉज ऑफ हिम पर्टिकुलरली द इमेज ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो बीन इंक्रीज्ड अ लॉट अमंग द वेरियस नेशंस. ठीक है, तो जब हम पॉलिटिकल लीडर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में कोई भी पॉलिटिकल लीडर आ सकता है. जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, नरेंद्र मोदी हो, ये सारे हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में हुए. बाकी हम देखें तो इब्राहम लिंकन हो सकते हैं. ठीक है, और नेपोलियन हो सकते हैं. ये सब भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे. रशिया की बात करें तो लेनिन हो सकते हैं. ठीक है, तो ये सारे भी लोग हैं. नेल्सन मंडेला ऑल्सो फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, ही वॉज अ बिग पॉलिटिकल लीडर. ही was a political prisoner also for a very long period of time and then he became a political leader. So ये हमारे माइंड में आते हैं बिकॉज ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे. क्यों? क्योंकि उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को लीड किया और नेशनल कॉज के लिए उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और उसके हिसाब से उन्होंने काम किया. ठीक है, तो ये जो फिगर्स थे हमारे, दे वर द एग्जाम्पल्स ऑफ बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर. क्या करते थे पॉलिटिकल लीडर? दे यूज टू परस्यू अ पैशनेट पर्सनल कॉज. और जो भी चीज़ उनको लगती थी उस पैशनेट पर्सनल कॉज को लेकर के वो उसे फॉलो करते थे.
ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी का एजेंडा क्या था, शी प्लेड अ वेरी इंस्ट्रूमेंटल रोल इन द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। तो उनका ये था एजेंडा कि आई हैव टू मेक इंडिया सेफ। जो हमारा फर्स्ट पोखरण टेस्ट हुआ था वो भी इंदिरा गांधी के ही रजीम में हुआ था। सो शी मेड इट वेरी क्लियर कि हमें इंडिया की सेफ्टी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, हम इंडिया की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए सारा का सारा काम करेंगे। एंड सिंस अगर हमारे वेस्ट में भी पाकिस्तान है, हमारे ईस्ट में भी पाकिस्तान है, देन एज अ जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इट इज़ नॉट अ गुड कंडीशन फॉर इंडिया, ठीक है। दैट्स वाई शी डिसाइडेड दैट देयर शुड बी लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। फिर बात करते हैं अगर हम जवाहरलाल नेहरू की, देन ही वॉज अ विजनरी, ठीक है। अनलाइक पाकिस्तान, सी वी ऑल नो कि इंडिया का पार्टीशन हुआ था इन 1947। सो इन 1947 जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे हमारे हालात काफ़ी ख़राब थे, ठीक है। देयर वॉज एन आउटब्रेक ऑफ कॉलरा ऑल ओवर द इंडिया, लैक्स ऑफ पीपल डाइड। फिर जो है आपके जो कम्युनल राइट्स होते हैं वो भी हो गए थे। उसके बाद हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज तो थे लेकिन इकोनॉमिकली हम काफ़ी वीक थे, बिकॉज पिछले 200 साल से हमें इकोनॉमिकली ड्रेन किया जा रहा था बाय द ब्रिटिश फोर्सेस। एंड ऑल्सो हमारे पास जो वर्क फोर्स थी, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स था, वो बहुत ज़्यादा ट्रेन नहीं था, ठीक है। बट स्टिल जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में व्हेन जवाहरलाल नेहरू ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सो ही हैड दिस थिंग इन हिज माइंड कि मुझे इंडिया को उन चीज़ों को लेकर के आना है जो हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन से, उन्होंने डैम्स की बात की, उन्होंने मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स की बात की, उन्होंने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की बात की, उन्होंने ONGCs की बात की, ऑयल कंपनीज़ की बात की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात की, एल्यूमिनियम कंपनीज़ की बात की। उन्होंने इंडिया को इंडस्ट्रियली स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, ठीक है। वाई? बिकॉज ही वॉज अ विजनरी एंड ही थॉट दैट विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी जो कमी हमारे पास हो गई है इतने सालों में, और जो ह्यूमन रिसोर्स हमारा इतना टेक्निकली अभी स्किल नहीं है, हम धीरे धीरे उन्हें टेक्निकली स्किल करेंगे और इन चीज़ों के थ्रू हम इंडिया के डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। जिसका हमें रिजल्ट भी आगे चल के मिला कि अगर हमने मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स को यूज़ किया तो इरिगेशन में और हमारे एग्रीकल्चर में उसका काफ़ी योगदान रहा। प्लस हमारी जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी दे ऑल डिड वेरी वेल। अब हम पाकिस्तान की बात करते हैं। सो इन आफ्टर 1947 पाकिस्तान वॉज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड कि ठीक है मे बी उनको उतना लार्जर चंक ऑफ द लैंड नहीं मिला जितना वो चाहते थे या जो कुछ भी है। सो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी ये थी कि वो अपने नेशन को मिलिट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, ठीक है। एक ही नेशन है, एक नेशन के दो हिस्से हुए, वन वॉज इंडिया अनदर वॉज पाकिस्तान। इंडिया की लीडरशिप ने ये डिसाइड किया कि हम अपनी कंट्री को इंडस्ट्रियली स्ट्रॉन्ग करेंगे और हम यहाँ पे जॉब्स क्रिएट करेंगे, हम लोगों को स्किल्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान ने क्या सोचा, पाकिस्तान का एजेंडा ये था या फिर ये कहें कि वहाँ के लीडर्स का एजेंडा ये था कि हम उसे मिलिट्री से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि जब कभी भी ज़रूरत हो हम इंडिया से या फिर किसी भी कंट्री से वॉर कर सकते हैं, कि एक नेशन को सुरक्षित रखने के लिए उसकी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पाकिस्तान की लीडरशिप थी, ठीक है। सी सो हाउ डिड इट डिफर्ड? सो इट डिफर्ड वेरी मच बिकॉज इन द लॉन्ग रन डेफिनेटली हमने ये देखा कि ऑल्दो इंडिया ने भी 3 से 4 वॉर्स अपनी देखी हैं, ठीक है, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, इन द लास्ट 55 ईयर्स। बट अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को उतना डेवलपमेंट, उसका इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया बिकॉज उनकी जो पॉलिसीज़ थी स्टार्टिंग से ही वो गलत हो गई थी, ठीक है। तो यानी कि उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने वहाँ पे डेवलपमेंट को ज़्यादा ध्यान न दे के किस पे ध्यान दिया, मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने पे। और जो इंडिया की लीडरशिप थी उसने किस पे ध्यान दिया, उन्होंने ध्यान दिया हमारे डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। और जो रिजल्ट है वो सबके सामने है, ठीक है, इन दी लॉन्ग रन, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पॉलिटिकल लीडर्स कि किस तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स अपने एक पैशनेट पर्सनल कॉज को परस्यू करते हैं, ठीक है। तो ये जवाहरलाल नेहरू की ही लीडरशिप थी, उनका ये पैशनेट पर्सनल कॉज था कि मुझे इन चीज़ों के थ्रू भारत को आगे बढ़ाना है, ठीक है। दूसरा आता है एन एक्सप्लोरर कटिंग अ पाथ थ्रू द जंगल फॉर द रेस्ट ऑफ द ग्रुप टू फॉलो, कि एक हम ऐसे इंसान को भी लीडर कह सकते हैं कि एक एक्सप्लोरर है, उसने जो है जंगल के रास्ते को पूरा का पूरा काटा और बाकी का जो उसका ग्रुप है वो उसको फॉलो कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि लीडर वो होता है जो लोगों को लीड करता है, जो सबसे आगे चलता है, लोगों के लिए रास्ता बनाता है और बाकी के लोग उसको फॉलो करते हैं, उसे कहते हैं लीडर, ठीक है। जिस तरीके से कभी कभी ट्रेड यूनियंस भी बन जाती हैं इंडस्ट्रीज़ में और उन ट्रेड यूनियंस के भी लीडर होते हैं जिन्हें यूनियन लीडर कहा जाता है। तो वो यूनियन लीडर क्या करते हैं, वो यूनियन लीडर अपने ट्रेड यूनियंस की जितनी भी वांट्स होती हैं, डिज़ायर्स होती हैं या फिर उनके जो पर्टिकुलर ग्रीवांसेस हैं उनको लेकर के मैनेजमेंट के पास जाते हैं और मैनेजमेंट से कंसल्ट करते हैं, अपनी बात को उनके सामने रखते हैं, ठीक है। तो वो उनके लीडर होते हैं बिकॉज वो अपने पूरे के पूरे ग्रुप को लीड कर रहे होते हैं, ठीक है।
फिर सेकेंडली कोई भी एक ऐसा पर्सन भी हमारा लीडर कहला सकता है, वो जो क्या करता हो, जो कि एक ऐसी जगह से रास्ता बनाता है जहाँ से रास्ता बनाना बहुत मुश्किल होता हो और बाकी का जो उसका ग्रुप है वो उसको फॉलो करेगा। थर्डली अगर हम किसी लीडर की बात करें तो क्या हो सकते हैं, एन एग्जीक्यूटिव डेवलपिंग हर कंपनी स्ट्रैटेजी टू बीट द कंपटीशन, कि एक ऐसा एग्जीक्यूटिव जो अपनी कंपनी की एक ऐसी स्ट्रैटेजी को तैयार कर रहा है जो किसी भी कंपटीशन को बीट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं एंड बेसिकली जब हम यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में लीडरशिप को पढ़ेंगे तो इट विल बी मोर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप का क्या रोल होता है अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल फील्ड एंड द स्पोर्ट्स फील्ड एंड द साइंस फील्ड एक्सेट्रा। वहाँ पे इतना ज़्यादा हमको फोरे नहीं करना है। जो हमारा मेन जो कंसर्न होगा इट विल बी रिलेटेड टू दी ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से हमने देखा था कि कम्युनिकेशन किस तरीके से इंपॉर्टेंट है इन दी ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट आर द वेज ऑफ बीइंग एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सिमिलरली वी विल सी कि लीडरशिप जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से इफेक्टिव होती है और किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक अच्छी लीडरशिप है तो उससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, सो हमने देखा कि लीडर का मतलब क्या होता है। लीडर एक वो इंसान होता है जो बाकी लोगों को लीड करता है, उसी से हमारा वर्ड बना है लीडरशिप, जो कि एक क्वालिटी है। ठीक है, जब भी हम लीडरशिप की बात करते हैं तो कुछ इमेजेस है जो हमारे माइंड में आती हैं। वो एक पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, एक ऐसा इंसान हो सकता है जो दूसरों के लिए रास्ता बनाता हो, या फिर एक कंपनी का एग्जीक्यूटिव हो सकता है जो अपनी कंपनी के कंपटीशन को हटाने के लिए या फिर उसको मिटाने के लिए बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी तैयार करता है। ठीक है, now moving ahead, so leadership help themselves and others to do the right thing. So basically leadership as a quality, how does it help? तो leadership जो है वो खुद को हेल्प करता है और दूसरों को हेल्प करता है सही चीज़ों को करने के लिए। ठीक है, so leadership as a quality is why demanding, तो it is very demanding because कि leadership हमें हेल्प करता है किसी भी काम को खुद बहुत अच्छे ढंग से करने के लिए। एंड व्हेन अ पर्सन हैज़ डन थिंग वेरी इफेक्टिवली, तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि किस तरीके से बाकी के लोग भी उसको फॉलो कर सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे लीडरशिप। ठीक है, दे सेट द डायरेक्शन, बिल्ड एन इंस्पायरिंग विजन एंड क्रिएट समथिंग न्यू। वो एक डायरेक्शन सेट करते हैं, एक इंस्पायरिंग विजन बिल्ड करते हैं और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है हमारे ये कुछ फीचर्स हैं कि लीडरशिप में क्या क्या होता है। तो लीडर्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, दे यूज टू सेट द डायरेक्शंस, वो एक इंस्पायरिंग विजन को बिल्ड करते हैं और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं जो बाकी लोगों ने नहीं किया होता है। ठीक है, लीडरशिप इज अबाउट मैपिंग आउट वे यू नीड टू गो टू विन एज अ टीम और एन ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज़ डायनामिक, एक्सिक्यूटिंग एंड इंस्पायरिंग। ठीक है, तो अगर हम बात करें लीडरशिप की, तो लीडरशिप जो है इट्स ऑल अबाउट मैपिंग आउट वे यू नीड टू गो टू विन, कि एज अ टीम इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको जीतने के लिए, जीतने का मतलब ये होता है कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन आपकी क्या है, इट इज़ इन द मार्केट फील्ड। ठीक है, अगर हम पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात भी करें तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपटीशन नहीं होता है, उनके लिए भी कंपटीशन होता है और वहाँ पे उनका जो कंपटीशन होता है वो कई बार अपने ही पब्लिक सेक्टर यूनिट से होता है या फिर कुछ प्राइवेट सेक्टर यूनिट से भी होता है। ठीक है, तो जब आप एक मार्केट में होते हो और अगर दो कंपनीज हैं, दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सिमिलर प्रोडक्ट्स को या फिर सिमिलर सर्विसेज को लोगों को प्रोवाइड करा रही हैं, तो वहाँ पे आपके जीतने का मतलब ये होता है कि आप दूसरे कंपटीशन को, यानी कि आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से और बेटर परफॉर्म करो ताकि लोग आपके गुड्स एंड सर्विसेज को ज़्यादा प्रायोरिटी दें और आप मार्केट में एज अ लीडर इमर्ज करो। ठीक है, सो यू शुड कम आउट एज अ मार्केट लीडर एंड यू शुड टेक होल्ड ऑफ द लार्जर पोर्शन ऑफ द मार्केट शेयर इन द मार्केट। ठीक है, तो अब हमने बात की यहाँ पे किस चीज़ की, कि लीडरशिप इज अबाउट मैपिंग आउट वे नीड टू गो टू विन एज अ टीम और एन ऑर्गेनाइजेशन, कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन या फिर एज अ टीम आपको किस तरीके से काम करना है सो दैट आप जीत सकते हो। ठीक है, जीत की तरफ आगे बढ़ सकते हो, यानी कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो इतने अच्छे से काम करे कि वो एक मार्केट लीडर की तरह उभरे और जो मैक्सिमम जो आपका मार्केट शेयर है, जो मार्केट कैपिटल है, वो आप ही की ऑर्गेनाइजेशन, आप ही की कंपनी के पास हो। क्यों? बिकॉज इट इज़ डायनेमिक, एक्सिक्यूटिंग एंड इंस्पायरिंग। क्यों? क्योंकि आजकल बहुत सारा मतलब एवरीथिंग इज़ चेंजिंग, सो एनीथिंग विच इज़ चेंजिंग दैट इज़ कॉल्ड डायनेमिक। बहुत डायनेमिक होता है, चीज़ें बदल रही होती है। एग्जीक्यूटिंग होगा यहाँ पे, इट्स नॉट एक्सिक्यूटिंग, एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, एग्जीक्यूटिंग एंड इंस्पायरिंग।
चीज़ों को हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग भी होता है। तो एक लीडर का काम क्या होता है? एक लीडर का काम होता है डायरेक्शन को सेट करना, एक इंस्पायरिंग विजन बनाना जिसको बाकी लोग, जिस विजन में बाकी लोग बिलीव कर सके, ठीक है। दे मस्ट हैव अ बिलीफ, दे मस्ट सी अ डायरेक्शन इन दैट पर्टिकुलर विजन एंड क्रिएट समथिंग न्यू, और कुछ नया बनाने का काम ही लीडरशिप होता है। अब अगर हम बात करते हैं नया, ठीक है, सो आप सबने एलॉन मस्क का नाम सुना होगा, ठीक है। एलॉन मस्क ही इज़ अ वेरी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट और अ बिजनेस पर्सन ऑफ अमेरिका, और उसकी स्पेस एक्स नाम की कंपनी है, ठीक है। तो स्पेस एक्स नाम की जो उनकी कंपनी है वो काफ़ी सारे रॉकेट्स बनाती रहती है। आई थिंक फॉल्कन इज़ द नेम ऑफ द रॉकेट ऑफ द स्पेस एक्स कंपनी, और वो एलॉन मस्क की कंपनी है। तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जितने भी इनोवेशंस होते हैं, जितनी भी नई नई चीज़ें होती हैं, उसको लाने में, उसको करने में ही प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। सो ही इज़ ऑलवेज डूइंग समथिंग न्यू, ही इज़ ऑलवेज फाइंडिंग आउट न्यू डायरेक्शन, ही इज़ क्यूरेटिंग समथिंग। और सिंस क्योंकि उनका इतना इम्पॉर्टेंट और इतना कहा जाए कि दूर का विजन है, सो दैट पीपल ऑल्सो स्टार्टेड बिलीविंग इन हिम। तो अगर हम वहाँ की बात करें, एलॉन मस्क के बारे में बात करें, सो ही हैज़ इमर्ज्ड एज अ लीडर, ठीक है। दूसरी अगर हम स्टीव जॉब्स की बात करें, हु इज़ नो मोर, तो स्टीव जॉब्स ही वॉज द फाउंडर ऑफ द एप्पल कंपनी, ठीक है। तो उन्होंने भी अपने आप को क्या सेट किया? ही सेट हिमसेल्फ एज अ लीडर। सी एप्पल कंपनी, स्टीव जॉब्स ही वाज आल्सो वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द एप्पल कंपनी, और जो उनका सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट था, इट वाज द आईफोन। एंड व्हाई आईफोन? इट बिकेम एज अ रेवोल्यूशन। व्हाई? बिकॉज अगर हम अभी जो हम सबके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन्स है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर हैविंग ईदर द आईफोन और द एंड्रॉयड फ़ोन्स, ठीक है। तो एंड्रॉयड फ़ोन्स और आईफोन्स में क्या होता है, डिफरेंस क्या है? आईफोन जो था वो सबसे पहले स्टीव जॉब्स ने लॉन्च किया था, ठीक है। ही लॉन्च दिस आईफोन, और आईफोन का मतलब ये था कि हमने इंटरनेट के बारे में तो बात की थी, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ तो काफ़ी पुरानी है, फ्रॉम द 90s हैं, लेकिन मोबाइल पे इंटरनेट का इतना ज़्यादा इस्तेमाल, या फिर यू कैन डू एवरीथिंग विद इन अ मोबाइल इन योर हैंड, इट वॉज नॉट पॉसिबल टिल आईफोन वॉज लॉन्च्ड इन दी वर्ल्ड, ठीक है। तो स्टीव जॉब्स ने एक बहुत ही नई चीज़ लॉन्च की, बहुत ही नया काम किया। क्या किया उन्होंने? आईफोन को लॉन्च किया, एंड विद द हेल्प ऑफ द आईफोन आपके पास इंटरनेट था, और इस इंटरनेट के थ्रू पे इस पूरी दुनिया की जितनी भी नॉलेज है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी कहीं पे भी हो रहा है, वो आप पा सकते हैं विद अ सिंगल क्लिक, ठीक है। सो इट वॉज अ रेवोल्यूशन, इट वॉज समथिंग विच वॉज नेवर डन बिफोर। ऐसा लोगों ने नहीं सोचा था। हम लोग यही सोचते थे कि अगर हमें किसी को ईमेल करना है, हमें किसी को कोई फाइल भेजनी है, कुछ भी करना है, तो हमारे पास एक भारी भरकम सा कंप्यूटर होना चाहिए, या फिर अगर हमें कोई काम करना है तो हमें साइबर कैफ़े जाना पड़ेगा। बट with the innovation of the iPhone, with the launching of the iPhone, this thing was changed. ये चीज़ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। एंड सिंस उनके पास कॉपीराइट था आईफोन के पास में, इसीलिए आईफोन तो नहीं बन सकता, बाकी कंपनीज आईफोन तो नहीं बना सकते, बिकॉज द एप्पल कंपनी दे ऑलरेडी हैड दी कॉपीराइट ऑफ दिस। तो उसका सब्सटीट्यूट आया सबके सामने विद द हेल्प ऑफ द एंड्रॉयड फ़ोन्स, ठीक है। तो अब जो कॉमन है हर एक मोबाइल में, वो है आपकी एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी। या तो एंड्रॉयड होता है या तो आईफोन होता है, ठीक है। तो ये हमने बात की दो हमारे लीडर्स के, एक थे एलॉन मस्क और दूसरे थे हमारे स्टीव जॉब्स, एंड बोथ ऑफ देम प्रूव्ड देमसेल्फ थ्रू देयर विजन, through their innovative ideas, and through their belief that they have truly set a target, they have truly set a standard which was at times impossible for the other people, ठीक है। तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की, उन्होंने अपने आप को एज अ लीडर ना केवल साबित किया, बल्कि अपनी कंपनी को भी उस मुकाम तक ले गए जो बाकी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था, ठीक है। सो लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट मैपिंग आउट वे नीड टू गो टू विन एज अ टीम और एन ऑर्गेनाइजेशन, एज इट इज़ डायनेमिक, एग्जीक्यूटिंग एंड इंस्पायरिंग, ठीक है। फिर आता है हमारा कि वाइल लीडर सेट द डायरेक्शन, दे मस्ट ऑल्सो यूज मैनेजमेंट स्किल्स टू गाइड देयर पीपल टू द राइट डेस्टिनेशन इन अ स्मूथ एंड एफिशिएंट वे। तो जो हमारे लीडर्स होते हैं वो हमारा डायरेक्शन सेट करते हैं एग्जैक्टली कि ठीक है हमें इस डायरेक्शन में काम करना है, या फिर हमें इस डायरेक्शन को फॉलो करना है, और बाकी के लोग जो लीडर्स के डायरेक्शन होते हैं उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। वो किस चीज़ को यूज़ करते हैं? वो हमारे मैनेजमेंट स्किल्स को यूज़ करते हैं टू गाइड द पीपल टू द राइट डेस्टिनेशन इन अ स्मूथ एंड एफिशिएंट वे। और बहुत ही स्मूथ और एफिशिएंट वे में लोगों को गाइड करने का काम वो करते हैं ताकि वो राइट डेस्टिनेशन में जा सकें, ठीक है। तो अब हमने लीडरशिप के कुछ फीचर्स की बात की। तो सबसे पहले था कि लीडरशिप हेल्प करता है, इट हेल्प देमसेल्फ एंड अदर्स टू डू द राइट थिंग्स, कि किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ द लीडरशिप एज अ क्वालिटी हम खुद और दूसरों को सही चीज़ करने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं।
वो डायरेक्शन सेट करते हैं, एक इंस्पायरिंग विजन को बिल्ड करते हैं और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है लीडरशिप में दैट इफ़ यू आर टेन टू डू समथिंग न्यू, इफ़ यू आर सेटिंग आउट द न्यू डायरेक्शन एंड इफ़ यू हैव अ न्यू विजन, देन यू कैन कॉल योरसेल्फ एज अ लीडर। तो लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट मैपिंग आउट व्हेन यू नीड टू गो टू विन एज एन ऑर्गेनाइजेशन। या फिर लीडरशिप जो है एक डायरेक्शन सेट करता है जिसको बाकी लोग बहुत ही स्मूथ और एफिशिएंट वे में फॉलो कर सकें, ठीक है, और ताकि वो दूसरे लोगों को गाइड करता है थ्रू द प्रॉपर मैनेजमेंट स्किल्स टू रीच द राइट डेस्टिनेशन, ठीक है। नाउ वी कम टू द मीनिंग ऑफ द लीडरशिप। सो लीडरशिप क्या है? तो लीडरशिप इज द कंपनीज एबिलिटी टू सेट एंड अचीव द चैलेंजिंग गोल्स, takes the swift and decisive actions, outperform the competition and inspire others to perform well। तो अब अगर हम लीडरशिप की बात करते हैं तो लीडरशिप किसी भी कंपनी की वो एबिलिटी होती है ताकि वो अपने जो चैलेंजिंग गोल्स हैं उनको सेट कर सकें और उसको अचीव कर सकें, ठीक है। वो स्विफ्ट और डिसाइसिव एक्शंस ले सकें, अपने कंपटीशन को आउट परफॉर्म कर सकें, यानी कि अपने कंपटीशन से भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकें और दूसरों को इंस्पायर कर सकें टू परफॉर्म वेल, ठीक है। सो इट इज़ टफ टू प्लेस अ वैल्यू ऑन लीडरशिप और अदर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अ कंपनी कंपेयर टू द क्वांटिटेटिव मेट्रिक्स दैट आर कॉमनली ट्रैक्ड एंड मच ईजियर टू कंपेयर बिटवीन द कंपनीज। और बहुत ही इट इज़ टफ टू प्लेस अ वैल्यू ऑन लीडरशिप और अदर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अ कंपनी कि अगर हम एक वैल्यू प्लेस करने की कोशिश करते हैं लीडरशिप पे तो क्योंकि वो एक मेजरेबल एस्पेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एक क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है कंपनी का, तो उस पर हम एक वैल्यू तो सेट नहीं कर सकते हैं जैसे कि हम किसी भी और चीज़ के साथ कर सकते हैं। से फॉर सपोज कि यू बॉट समथिंग इन केजीज, कि आपने कोई चीज़ है वो 5 किलो खरीदी, 10 किलो खरीदी, तो वो एक क्वान्टिफाइबल चीज़ है, आप उसको मेजर कर सकते हो क्वांटिटेटिव टर्म्स में, क्वांटिटेटिव मेट्रिक्स में। लेकिन जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो वो क्या है? वो एक वैल्यू है, एक क्वालिटी है। जैसे कि ऑनेस्टी एक क्वालिटी है, इंटेग्रिटी एक क्वालिटी है, उसी तरीके से लीडरशिप है वो भी एक क्वालिटी है जिसको हम मेजरेबल टर्म्स में, यूनिट्स में हम उसे मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स। ताकि जैसे कि हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की बात करें या फिर हम बजट की बात करें कंपनी के, तो कंपनी के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, वहाँ की जो इन्वेंट्री है, वहाँ का जो आपका बजट है, आप उसको आसानी से क्वांटिफाइबल टर्म्स में मेजर कर सकते हो। लेकिन आप लीडरशिप को क्वांटिफाइबल मेजर में मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ मच ईजियर टू कंपेयर बिटवीन द कंपनीज, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग की, कि यहाँ पे भी क्या बात हो रही है? यहाँ पे बात ये हो रही है कि लीडरशिप क्या है? लीडरशिप कंपनी की वो एबिलिटी है सो दैट यू आर एबल टू सेट एंड अचीव द चैलेंजिंग गोल्स, कि आप किसी भी एक चैलेंजिंग गोल को सेट कर सकते हो, अचीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द लीडरशिप, ठीक है। बहुत ही स्विफ्ट और डिसाइसिव एक्शंस आप ले सकते हैं। अगर आपका लीडर स्ट्रांग है तो बहुत ही स्विफ्ट और डिसाइसिव एक्शन ले सकता है, ठीक है। यू कैन आउट परफॉर्म द कॉम्पिटिशन एंड इंस्पायर द अदर्स टू परफॉर्म वेल। आप अपने कॉम्पिटिशन को आउट परफॉर्म कर सकते हो और आप दूसरों को इंस्पायर कर सकते हो कि वो अच्छे से काम करें, ठीक है। तो इसीलिए ही कहा जाता है कि क्योंकि ये क्वालिटी है, एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है लीडरशिप, इसलिए हम उसे किसी भी क्वांटिटेटिव टर्म्स में या मेट्रिक्स में उसे क्वांटिफाइबल टर्म में नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है ये लीडर है तो कितना अच्छा लीडर है, ये 10 यूनिट्स का अच्छा लीडर है, ऐसा हम नहीं कह सकते। जैसा कि हम बाकी चीज़ों में दो कंपनीज़ को कंपेयर करने में कर सकते हैं कि से फॉर सपोज अगर हमें दो कंपनीज़ को कंपेयर करना है तो हम कह सकते हैं कि ठीक है इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 70 करोड़ का है और जो बी कंपनी है उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 80 करोड़ का है। तो हम बता सकते हैं दैट विच कंपनी इज़ डूइंग वेल, विच कंपनी इज़ फेयरिंग बेटर, इधर द कंपनी है और द कंपनी भी। अगर हम बात करते चलिए ठीक है इनका जो प्रॉफिट था लास्ट क्वार्टरली का उसका इतना टर्नओवर था, दूसरी कंपनी का इतना टर्नओवर था, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बेटर है। लेकिन जब लीडरशिप क्वालिटी की बात करते हैं कि दोनों कंपनीज में लीडर्स बैठे हुए हैं कि किसकी लीडरशिप अच्छी है, तो ऑन द बेस ऑफ द पॉपुलैरिटी तो हम ये कह सकते हैं, वो भी हम ये पॉलिटिकल लीडर्स के केस में ज़्यादा कह सकते हैं कि ऑन द बेस ऑफ द पॉपुलैरिटी हम ये कह सकते हैं कि वो लीडर बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, स्पेशली उन ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पे बहुत ही कट टू कट कॉम्पिटिशन चलता हो, तो वहाँ पे कहना मुश्किल है, कंपेयर कर पाना मुश्किल है कि किसकी लीडरशिप बेटर है, ठीक है। Now, individuals with a strong leadership skills in the business world, they often rise to the executive positions such as the CEO, COO and the CFO, President and the Chairman. तो वो इंडिविजुअल्स जिनके अंदर बहुत ज़्यादा लीडरशिप की एबिलिटी होती है, लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं, तो बिजनेस वर्ल्ड में वो ऑफन बहुत ही हाई पोजीशंस पे जाते हैं। कौन कौन सी पोजीशंस पे? CEO बनते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है,
COO बनते चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है, फिर CFO होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, प्रेसिडेंट होता है और चेयरमैन होता है। अगर हम CFO की बात करें, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो अभी अभी जो है इन द रिसेंट पास्ट मंथ्स जो हमारी गीता गोपीनाथ हैं, शी हैज़ बिकम द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द IMF, ठीक है। तो जैसे कि जो गीता गोपीनाथ है, शी बिकेम द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द IMF, सो शी गॉट दैट पोस्ट बिकॉज शी हैड दोज लीडरशिप क्वालिटीज़ इन हर सेल्फ, ठीक है। और अगर हम उस पोजीशन को, चीफ इकोनॉमिस्ट की पोस्ट को IMF की एक ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करें, तो वो होगी हमारी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत ही ल्यूक्रेटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, ठीक है। तो वो इंडिविजुअल्स जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होल्ड करते हैं, ठीक है, बिजनेस वर्ल्ड में, वो किन पोजीशंस तक जो पहुंच सकते हैं, वो उस कंपनी की काफ़ी ऊंची पोजीशंस तक पहुंच सकते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चेयरमैन हो, CEO, CEO हो या फिर CFO हो, ठीक है। नो द यूज़ ऑफ द लीडरशिप, कि क्यों लीडरशिप हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे आता है, ठीक है। तो लीडरशिप प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर द कंपनी, कि वो किसी भी कंपनी के लिए एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ नीड टू नो द डायरेक्शन दे आर हेडेड एंड हु टू फॉलो टू रीच द डेस्टिनेशन, कि एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि जो उनका सुपीरियर है, जो उनका बॉस है या फिर जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, ही शुड एक्ट एज ए लीडर, कि वो किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और जिस इंसान को वो फॉलो कर रहे हैं, वेयर ही इज़ हेडिंग, ठीक है, कि उनको अपनी डेस्टिनेशन को पहुंचना है। से फॉर सपोज अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उनका ये टारगेट है कि लास्ट क्वार्टरली में उनके 75 करोड़ का प्रॉफिट था और जो अभी नेक्स्ट क्वार्टरली होगा उसमें जो उन्होंने अपना प्रॉफिट का टर्नओवर रखा है वो उनका होना चाहिए 100 करोड़, ठीक है। तो उनको 25 करोड़ से इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज दोज 25 करोड़ उनको क्या करना होगा, दे विल हैव टू बिलीव इन देयर लीडरशिप, उनको अपने लीडरशिप में बिलीव करना होगा कि किस तरीके से हम इस रास्ते पे चल के या फिर अपने लीडर को, अपने सर को फॉलो करके हम अपने इस डेस्टिनेशन को पा सकते हैं, हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। Now leadership involves showing the workers how to effectively perform their responsibilities and regularly supervising the completion of their task. और लीडरशिप ये भी इन्वॉल्व करता है कि किस तरीके से जो वर्कर्स हैं वो इफेक्टिवली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करें और उनका रेगुलरली सुपरवाइजिंग होता है और अपने कंप्लीशन ऑफ द टास्क के लिए, ठीक है। So leadership involves showing workers how to effectively perform their responsibilities and regularly supervising the completion of their task. कि leadership इस चीज़ को ensure करता है कि उन लोगों के काम जो है, जो भी उनके daily task हैं, वो complete हो, उनका properly supervision हो और प्लस वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत ही effectively परफॉर्म कर सके, ठीक है। सो दिस इज़ द रोल ऑफ द लीडरशिप, कि वो इस चीज़ को इंश्योर करे कि उनके अंडर में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका काम कितने सही ढंग से हो रहा है और वो काम सही ढंग से हो, इस चीज़ को इंश्योर करता है उनका लीडर, उनका सुपीरियर, जिसको वो लोग फॉलो करते हैं, जिसको वो लोग अपनी मंथली या फिर क्वार्टरली रिपोर्ट्स देते हैं और जिनके कमांड्स को वो एक्सेप्ट करते हैं, ओके। नो लीडरशिप इज़ ऑल्सो अबाउट सेटिंग अ पॉजिटिव एग्जाम्पल, तो लीडरशिप इज़ ऑल्सो अबाउट सेटिंग अ पॉजिटिव एग्जाम्पल, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि जो आपका सुपीरियर है, से फॉर सपोज उसने खुद अपनी लाइफ में या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ज़्यादा अचीव ना किया हो, और ये वहाँ पे भी हो सकता है जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पेट्रियार्की या फिर ये कहे कि जो पैटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके हिसाब से चलता है। कि से फॉर सपोज कि जो उनके फादर थे, ही वाज द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और फिर उनका जो बेटा हुआ वो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बन गया, फिर उनका जो बेटा हुआ वो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बन गया, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्या हुआ कि जो पर्सन है, मतलब द सन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, ही बिकेम द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विदाउट हैविंग द प्रॉपर क्वालिटीज़, ठीक है। कि उसके पास वो एफिशिएंसी, वो स्किल्स, वो क्वालिटीज़ नहीं थी, बट स्टिल ही बिकेम द हेड ऑफ द कंपनी। क्यों? क्योंकि उसको वो चीज़ एज अ हायर मिली है, ठीक है। कि वो उसके फादर की थी तो वो उसको एज अ प्रॉपर्टी मिल गई, तो वो उसका हेड बन गया। लेकिन क्योंकि वो इंसान इतना काबिल नहीं है, इतना स्किल्ड नहीं है और लोगों को उसके ऊपर भरोसा नहीं है, ठीक है, और उसने अपनी लाइफ में कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है उस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा करने के लिए, इसलिए लोगों का उसमें बिलीफ नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लीडरशिप की तो एक क्वालिटीज़ होती हैं कि वो एक डायरेक्शन सेट करे लोगों के लिए, एक एग्जाम्पल सेट करे लोगों के लिए, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं, जो लोगों को लीड करता है, ठीक है। अगर कोई आपके पीछे आएगा ही नहीं, अगर आप किसी को लीड करने में पॉसिबल ही नहीं हो, सक्षम ही नहीं हो, या फिर आपके पीछे पीछे कोई आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब आप लीडर नहीं हो।
तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों का आप में बिलीफ हो, लोग आपको एज अ लीडर रिकग्नाइज करें। ये आपके हाथ में तो है कि आप अच्छा काम करो, अच्छे टारगेट सेट करो, उसको अचीव करो, अपनी लाइफ में एक ऐसा अनबिलीविंग सा टारगेट सेट करो जिसको आप अचीव करते हो, देन पीपल स्टार्टेड बिलीविंग यू, ठीक है। बट लीडर बनने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट पीपल रिकग्नाइज यू एज लीडर, ठीक है। तो वो उनके हाथ में ज़्यादा होता है, आपके हाथ में कम है। तो इसीलिए अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो कि इनकॉम्पिटेंट है और उस पोजीशन पे बैठा हुआ है एंड पीपल डू नॉट बिलीव इन हिम, सो ही कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ लीडर, ठीक है। इसलिए लीडरशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट करो, क्योंकि जब तक आप कोई एक पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट नहीं करोगे तब तक लोग अपना भरोसा आप में नहीं दिखाएंगे एंड दे विल नॉट ट्रीट यू एज अ लीडर, ठीक है। नो फॉर स्टाफ टू फॉलो बाय बीइंग एक्साइटेड अबाउट द वर्क, बीइंग मोटिवेटेड टू लर्न न्यू थिंग्स एंड हेल्पिंग आउट एज नीडेड इन बोथ इंडिविजुअल एंड टीम एक्टिविटीज़, ठीक है। और आपको एक पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट करना होगा किसके लिए, स्टाफ के लिए, टू फॉलो बाय बीइंग एक्साइटेड अबाउट द वर्क। तो आपको उनको ये दिखाना होगा कि आप काम करने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, ठीक है, कि यू आर सो विलिंग टू वर्क, आप हमेशा काम करने के लिए विलिंग होते हैं, आपको नई चीज़ें सीखने के लिए आप मोटिवेटेड रहते हैं एंड ऑल्सो यू आर रेडी टू हेल्प दोज पीपल एज एन इंडिविजुअल या फिर एज अ टीम मेम्बर्स, ठीक है। तो लीडरशिप बनने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले तो ये कि आप सही काम करो, सही डायरेक्शन में चलो, आप एक ऐसे रास्ते को निजात करो जिसको बाकी लोग जो है फॉलो कर सकें। एंड देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही एग्जाम्पल सेट करो अपने स्टाफ के लिए, ये दिखा करके कि आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो काम करने के लिए, आप काम करने के लिए हमेशा विलिंग हो, प्लस आप नई चीज़ें करने के लिए उनको मोटिवेट करते हैं और उनको हेल्प करने के लिए यू आर ऑलवेज देयर बोथ एज एन इंडिविजुअल या फिर एज अ टीम स्पिरिट, ठीक है। तो इसलिए भी लीडरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लीडरशिप ये सारी क्वालिटीज़ शो करती है ऑर्गेनाइजेशन में तो उनके जो वर्कर्स हैं उनकी भी एफिशिएंसी बढ़ेगी, दे विल हैव एन इंक्रीज्ड बिलीफ इन देयर लीडर, वो उसको फॉलो करेंगे एंड डेफिनेटली अगर वो अपने लीडर को फॉलो करके सही डायरेक्शन में एक उत्साह के साथ काम करते हैं तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे, ओके। नो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इफेक्टिव लीडरशिप। तो अब हम बात करते हैं कि इफेक्टिव लीडरशिप की क्या क्या हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो इफेक्टिव लीडरशिप इंक्लूड्स स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, लीडर्स एग्जिबिट ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ट्रस्टवर्दीनेस एंड एथिक्स। तो ये जो हमारे हैं कुछ यहाँ पे क्वालिटीज़ गिवन है, ठीक है, कि इफेक्टिव लीडरशिप होने के लिए आपका बहुत एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, आपके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, लोग आपको ट्रस्ट कर सकें और आप एथिक्स को फॉलो करो, ठीक है। कोई भी एक क्रिमिनल जो है वो अपने आप को लीडर नहीं कह सकता है कि चलो ठीक है, वो हो सकता है अपने क्रिमिनल गैंग का लीडर हो, बट पर्टिकुलरली फॉर द इंटायर मासेस, फॉर द बिग चंक ऑफ द सोशल मास, ही कैन नेवर बी कॉल्ड एज अ लीडर कि चलो ठीक है मैंने 5 मर्डर किए हैं मैं तुम लोगों का लीडर हूँ, ठीक है। ही कैन नेवर से दैट्स व्हाई बिकॉज ही वॉज नॉट फॉलोइंग एनी एथिक्स। तो इंटेग्रिटी है, ऑनेस्टी है, ट्रस्टवर्दीनेस है और एथिक्स है, इनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक इफेक्टिव लीडरशिप इंकलकेट करना चाहते हो, ठीक है। एंड लीडरशिप एक्ट इन लाइन विद हाउ दे स्पीक, द अर्न द राइट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स सक्सेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। और लीडर्स जो हैं दे एक्ट इन लाइन विद हाउ दे स्पीक, किस तरीके से वो बात करते हैं, किस तरीके से वो कम्युनिकेट करते हैं, वो उनकी पर्सनालिटी में काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी एविडेंट थ्रू देयर पर्सनैलिटी, थ्रू द वे दे टॉक, द वे दे वॉक, द वे दे ड्रेस देमसेल्व्स, ये सारी चीज़ें उनकी पर्सनैलिटी में, उनके ऑरा में दिखती हैं, इट इज़ डिपिक्टेड इन दैट, ठीक है। एंड ऑल्सो दे अर्न द राइट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर सक्सेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। और वो इस राइट को भी अर्न करते हैं कि किस तरीके से अगर वो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, वो एक अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं और बाकी लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, बाकी के वर्कर्स, सो दे अर्न द राइट कि वो दूसरों की सक्सेस के लिए ऑर्गेनाइजेशन में भी रिस्पॉन्सिबल कहे जाएंगे, ठीक है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ की जब वो ऑर्गेनाइजेशन अपने किसी पर्टिकुलर प्रॉफिट टारगेट को अचीव करती है तो इसका मतलब तो यही है कि वहाँ के सारे वर्कर्स ने अच्छा काम किया है, ठीक है। जितने भी वर्कर्स हैं, चाहे वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे हो या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट पे हो, सब ने जब अपना काम अच्छे तरीके से किया है तभी वो ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट को अचीव कर पाएगी, ठीक है। बट जब रिकग्निशन की बारी आती है तो किसकी आती है, जो वहाँ का CEO है या फिर जो वहाँ का मेन इंचार्ज होता है, हम उसको सबसे ज़्यादा रिकग्नाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी लीडरशिप के अंडर में ही ये काम पॉसिबल हो पाया, यानी कि सक्सेस तो सबकी थी लेकिन उसने सबकी सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली बिकॉज एवरी अदर पर्सन वॉज फॉलोइंग हिम, ठीक है। तो यहाँ पे लीडरशिप का कहने का मतलब ये है कि आप दूसरों की जो सक्सेस है ऑर्गेनाइजेशन में
उसको लेने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्न करते हो, आप कमाते हो वो चीज़, वो आपको मिलती नहीं है, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इन्वॉल्व्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर मूविंग द कंपनी फॉरवर्ड एंड अचीविंग द न्यू लेवल्स ऑफ सक्सेस। द सेकेंड वन इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स की। अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप शो करनी है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बात को किस तरीके से कह रहे हो, सामने वाले को आपकी बात समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि आप बात कुछ कहना चाहते हो, सामने वाला गलत समझा, या फिर आप इस एटीट्यूड में, इस ऐंठ में आप बात कर रहे हो कि सामने वाला आपसे बात ही ना करना पसंद करे, ठीक है। तो लीडरशिप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग आपको पसंद करें, ठीक है। लोग आपको तभी पसंद करेंगे जब आप अपनी बात को बहुत अच्छे और बेहतर ढंग से दूसरों के सामने रख पाएंगे। इसलिए क्या इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, पहले तो ये होता है कि इनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना चाहिए, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एक्सेट्रा होनी चाहिए। दूसरा ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स उनके अंदर बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपनी कंपनी को नए लेवल पे ले जा सकें। देन ट्रू लीडरशिप सीज वेयर द कंपनी इज हेडेड एंड प्लान्स द स्टेप्स नीडेड टू गेट देयर। और ट्रू लीडरशिप ये भी देखती है कि उनकी कंपनी किस डायरेक्शन में चल रही है और कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड है अपनी कंपनी को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए। Visualizing what is possible, following the trends in the industry, and taking the risk to grow the business are all required of leaders. वो चीज़ें को विजुअलाइज करना जो कि पॉसिबल हैं, अचीवेबल हैं, जो फॉलोइंग ट्रेंड्स हैं इंडस्ट्री में उनको फॉलो करना और नए रिस्क लेना अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ये सारे भी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे किसके, लीडर्स के, ठीक है। तो अगर एक ट्रू लीडरशिप होती है तो वो ये देखती है कि हम अपनी कंपनी को किस तरीके से एक लेवल से नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकें। उस नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए डेफिनेटली हमारा विजनरी होना ज़रूरी है, ठीक है। हमारा कुछ रिस्क लेना ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप रिस्क नहीं लेंगे मार्केट में तो आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते। सेकेंडली, जितने भी जो फॉलोइंग ट्रेंड्स हैं इंडस्ट्री में, आपको उसको भी देखना पड़ेगा कि अगर आज की बात है एवरीबडी इज़ यूजिंग स्मार्टफोन्स, ठीक है, या फिर अब जो है हर किसी के घर में जो है धीरे धीरे करके फ्लैट टीवीज़ आने लगे, ठीक है, वी हैव दी एलईडी टेलीविजन्स। तो अब ऐसे में कोई कंपनी है, सिर्फ सपोज पुरानी कंपनी है, ओनिडा है या पैनासोनिक है, वो पुराने वाले टीवीज़ बनाने लगे, जैसे वो बड़े वाले जो टीवीज़ होते थे पुराने टाइम पे, ठीक है। अगर वो वैसे टीवी बनाएंगे तो डेफिनेटली वो उनके मार्केट में उनकी बिक्री नहीं होगी, इंडस्ट्री में वो क्रैश कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अब ट्रेंड नहीं है हमारी इंडस्ट्री का। हमारी इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है, अब हमें स्मार्टफोन चाहिए, हमें स्मार्ट टीवीज़ चाहिए जो हमारे फ़ोन से कनेक्ट हो सके, ठीक है। अब हमको वो पुराने टीवी नहीं चाहिए जिसमें हम चैनल बदलते थे या फिर वो इतना ज़्यादा स्पेस कवर करता था हमारे रूम में रखने के लिए, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे प्रेजेंट में जो ट्रेंड चल रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, हमें समय के साथ में खुद को बदलना होगा, हमें रिस्क लेना होगा और हमें उन चीज़ों को विजुलाइज करना होगा जो हमारी कंपनी अचीव करने में पॉसिबल है। भले ही उसको अचीव करने में थोड़ा टाइम लगे या ज़्यादा मेहनत लगे, बट लीस्ट दैट इज़ पॉसिबल। सो दीज आर द साइंस ऑफ ट्रू लीडरशिप। फिर प्रोडक्टिव लीडरशिप शोज ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिव एनर्जी फॉर द स्टाफ। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कोई लीडरशिप है तो अपनी जो स्टाफ है उसमें एक ऑप्टिमिज्म, एक आशावादी सोच का होना और एक पॉजिटिव एनर्जी अपने स्टाफ के लिए वो शो करे। लीडर्स आर हेल्पफुल बाय नेचर एंड ट्रूली कंसर्न्ड अबाउट दी अदर्स वेलबींग। वो हेल्पफुल होने चाहिए नेचर से और दूसरों के वेलबींग के लिए भी कंसर्न होने चाहिए। नो लीडर्स फाइंड आंसर्स टू चैलेंजेस एंड आर फाइंड टू फर्स्ट टू रीअश्योर एंड इंस्पायर द वर्कर्स व्हेन थिंग्स डोंट गो अकॉर्डिंग टू द प्लान। तो लीडर्स जो होते हैं वो चैलेंजेस का भी आंसर्स लेते हैं और वो इस तरीके से सबको इंश्योर करते हैं और अपने वर्कर्स को भी इंस्पायर करते हैं जब चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं, ठीक है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट दी इसरो प्लान, ठीक है, तो जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, सबको पता है, ठीक है। तो क्या होता था कि हम कई बार जो है अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए कोशिश करते। अब तो इंडिया हैज़ बिकम वेरी व्हाट वी से वेरी एक्सपर्ट इन लॉन्चिंग द सैटेलाइट्स। हम बाकी की कंट्रीज़ की भी जो सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च कर रहे हैं स्पेस में, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन वी वर नोविस इन दिस फील्ड, ठीक है। हम काफ़ी नए नए थे इस फील्ड में एंड ऑब्वियसली सैटेलाइट को लॉन्च करना या फिर किसी रॉकेट को लॉन्च करना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, काफ़ी सारा बजट उसमें अलोकेट होता है और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो देयर वाज एन इंसिडेंट जो हमारे जो लेट प्रेसिडेंट थे मिस्टर APJ अब्दुल कलाम ने, उन्होंने कहा था एंड ही सेड कि जब इन लोगों ने अपनी एक मिसाइल को जो है लॉन्च करने की कोशिश की थी एंड इट हैज़ टू गो सॉरी इट वॉज नॉट अ मिसाइल, ओके, मिसाइल ही उन्होंने अपनी सैटेलाइट को लॉन्च करने की कोशिश की थी और वो जो सैटेलाइट थी वो स्पेस में जानी चाहिए थी, बट आफ्टर 7 minutes समथिंग वेंट रॉन्ग एंड इंस्टेड ऑफ दैट सैटेलाइट गोइंग टू द स्पेस इट वेंट इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है।
वो जो उनका प्लान था वो पूरा का पूरा अनसक्सेसफुल हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारा प्रेस का भी, मीडिया वगैरह वहाँ पे आया। तो उस वक्त जो उनके सीनियर थे मिस्टर APJ अब्दुल कलाम के, ही वेंट टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड एवरीबडी वॉज वेरी टेंस एट दैट टाइम कि अब लोग हमसे इतने सारा सवाल पूछेंगे, इतना सारा पैसा इसमें लग गया था, इतने महीनों की मेहनत सबकी लगी थी, एंड इट वॉज एन अनसक्सेसफुल टास्क। ठीक है, सो एट दैट टाइम जो उनके सीनियर थे, जो उनके लीडर थे, उन्होंने क्या किया, he went to the press conference and he said that I take the complete responsibility of everything। जबकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सारे लोगों की थी, बट ही इमर्ज्ड एज अ लीडर, वो एक लीडर की तरह सबके सामने आए और उन्होंने जितना भी फेलियर था, उसका जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, पूरा का पूरा सिर्फ अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने कहा कि मुझे अपने स्टाफ के ऊपर पूरा भरोसा है, हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी वेल क्वालिफाइड। ऐसा नहीं है कि उनमें से किसी की पर्टिकुलर गलती की वजह से ऐसा हुआ। वी एज अ टीम हैज़ फेल्ड एंड आई टेक द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है प्रोडक्टिव लीडरशिप की। ठीक है, तो प्रोडक्टिव लीडरशिप क्या करता है, वो ऑप्टिमिज्म शो करता है, एक पॉजिटिव एनर्जी शो करता है अपने स्टाफ के लिए। उन्हें अपने स्टाफ पे भरोसा होता है, वो उनकी जब चाहे तब हेल्प करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड टाइम जब वो सैटेलाइट फिर से 1 साल के बाद लॉन्च करने का टाइम आया, देन इट वेंट सक्सेसफुल। ठीक है, वो जो इवेंट था वो सक्सेसफुल हो गया। एंड अनदर टाइम व्हाट ही डिड, ही सेट बैक, ही स्टूड बैक एज अ लीडर, और जो अपने बाकी की जो टीम थी उन्होंने उनको भेजा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सबके सामने कि ठीक है, ये हमारी टीम है, इनकी टीम की वजह से हमारा जो ये काम है वो सक्सेसफुली पॉसिबल हो पाया। ठीक है, सो ही वॉज अ ट्रू लीडर इन 2 क्वालिटीज़। पहले क्या किया उन्होंने कि जब वो चीज़ फेल हुई तो उन्होंने अपने स्टाफ मेंबर्स के ऊपर पूरा अपना फेथ दिखाया, ऑप्टिमिज्म शो किया, किसी के बारे में उन्होंने कोई भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं दिया, एंड ही टुक द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड टाइम जब वही चीज़ सक्सेसफुल हो गई, तब उन्होंने खुद को सामने ना रख कर के अपनी टीम को, अपने स्टाफ को सामने रखा, और जितने भी प्रेजेस थे, एक्कोलेट्स थे, वो सारे के सारे अपने टीम मेंबर्स के लिए उन्होंने रखे। ठीक है, सो दीज आर द साइंस ऑफ अ लीडरशिप। इसलिए लोग आप में बिलीव करते हैं, इसलिए आप एज अ लीडर कहलाते हो। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी लीडर के लिए। यहाँ पे आपकी ऑनेस्टी, आपकी इंटेग्रिटी, आपका पर्सोना, ये सारी चीज़ें एक मिला करके एक लीडरशिप की क्वालिटी को फ्रेम करती है। फाइन, नाउ इफ़ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लीडरशिप, कि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जाम्पल लेते हैं लीडरशिप का, तो अभी तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ही था जो हमारे इसरो के चीफ थे उनका। नाउ वी टेक द अनदर एग्जाम्पल जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से हम लेते हैं। सो जैक वेल्च एग्जिबिटेड लीडरशिप एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी फ्रॉम 1981 to 2001। कि देयर वाज अ पर्सन नोन एज अ जैक वेल्च, और वो CEO थे किसके, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के, 1981 से 2001 के बीच में। ठीक है, एंड ही प्लेड एन इंटीग्रल पार्ट इन 600 एक्विजिशंस इन इमर्जिंग मार्केट्स एंड इंक्रीज द GE मार्केट वैल्यू अ लॉट। और उन्होंने कम से कम नहीं तो 600 एक्विजिशंस में जो है अपना रोल किया, अपना रोल प्ले किया टू मेक जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी टू अक्वायर 600 कंपनीज, और उन्होंने GE का जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने किस तरीके से किया। ठीक है, सो देयर वाज अ पर्सन जैक वेल्च, वहाँ के CEO थे जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के 1981 से लेकर के 2001 के बीच में, और इनका जो टाइम फ्रेम था, इस बीच में इनकी कंपनी ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखी। ठीक है, क्या हुआ, इनका जो मार्केट वैल्यू था, जो मार्केट शेयर था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 600 एक्विजिशंस किए, जो कि कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 600 एक्विजिशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें इन्होंने किस तरीके से अचीव की, ही अचीव्ड इट बिकॉज थिंग्स वर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, सो ही आस्क्ड एवरीवन टू एम्ब्रेस द चेंज। कि जिस तरीके से 1981 से 91 आया, 91 से 2001 आया, इन दीज 20 ईयर्स, हर एक टिकेट पे जो हमारी दुनिया है, जो कंज्यूमरिज्म है, लोगों की जो चॉइसेस हैं, जो टेस्ट हैं, वो सब कुछ टोटली बदल जाता है। ठीक है, अगर हम आज से 10 साल पहले की बात करें, 2009-2008 की बात करें, तो हम अपने हाथ में स्मार्टफोन नहीं देख सकते थे। ठीक है, आज जो हमारे हर किसी के पास में लैपटॉप्स होते हैं, या फिर नहीं, लैपटॉप्स थे वहाँ पे, बट जो स्मार्टफोन्स हैं जिसमें हम इस तरीके से जियो यूज़ करते थे, ये जियो यूज़ करते हैं आज के टाइम पे, या फिर हम इंटरनेट का 1 GB पर डे का हमें डेटा मिलता है। आज से 10 साल पहले इट वॉज अ डिस्टेंट ड्रीम, एक बहुत बड़ा ये ख्वाब की तरह था कि ये हो सकता है। तब क्या होता था, आज के 10 साल के पहले बहुत ही महंगे महंगे प्लान्स आते थे, जिसमें भी हमें कुछ मिनट्स मिल सकते थे, जिसके थ्रू हम किसी और से बात कर सके। आज 10 साल के बाद में जितनी भी वॉइस कॉल्स हैं वो सब की सब फ्री हैं, और क्योंकि एक कंपनी ने फ्री की, इसीलिए बाकी कंपनीज को भी वैसा ही प्लान फॉलो करना पड़ा टू रिमेन इन द मार्केट। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि चेंजेस जो है वो बहुत कॉन्स्टेंटली हो रहे हैं। अगर हम फैशन इंडस्ट्री की बात करें, तो आज से 10 साल पहले फैशन इतना बड़ा कंपोनेंट नहीं था।
आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा फैशन स्टोर्स बढ़ गए हैं, हर एक शहर में फैशन स्टोर्स बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन भी जो हमारे चॉइसेस हैं, जो हमारे ऑप्शंस हैं, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं। इवन जो बहुत महंगे महंगे डिज़ाइनर्स थे, दे हैव ऑल्सो कम ऑनलाइन टू गिव देयर डिज़ाइनर क्लोथ्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, तो फैशन इंडस्ट्री में चेंज आया, हमारी मोबाइल टेक्नोलॉजी में चेंज आया, हमारी स्पेस इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा चेंज आया। इंडिया इमर्ज्ड एज अ लीडर। और अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। एंड ऑल्सो एज एन इमेज ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया की इमेज की बात करें इन 2019 इन द वर्ल्ड, तो वो आज से 10 साल पहले इतनी स्ट्रांग नहीं थी। आज से 10 साल पहले वी वर इम्पॉर्टेंट, इंडिया एंड चाइना दे वो बोथ वर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इमर्जिंग प्लेयर्स ऑफ द एशिया। लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कंज्यूमर मार्केट देखा जाता था क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे एवरी कंट्री हैज़ sought and recognized India as a powerful country. ठीक है, and also with the launch of the Indian Solar Alliance with the alliance of the France, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर के जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका स्थापना की है, इस्टेब्लिश किया था इन 2014, उसकी वजह से भी जो हमारा वर्ल्ड में जो रिकग्निशन है वो काफ़ी हद तक बढ़ा है। क्यों? क्योंकि पहले हमने ये कहा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं, हम उन सबको इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ जोड़ना चाहेंगे। और आपके पास जितना भी सोलर पावर है जो कि अनयूज्ड पावर है, और उसको जो है उसके पोटेंशियल को हमें यूटिलाइज करना है। सो दे आस्क द कंट्रीज टू ज्वाइन। लेकिन लेटर ऑन जो है वो जो हमारी ये एक कंडीशन थी वो वेव्ड ऑफ हो गई, और उसके बाद हो गया कि कोई भी कंट्री ऑल ऑफ अराउंड द वर्ल्ड वो आकर के इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर सकती है। एंड हेंस दे कैन हार्नेस द सोलर एनर्जी टू यूज़ इट फॉर देयर इलेक्ट्रिसिटी पर्पसेस एंड एसेट्रा। चाहे आप अपने फार्म में यूज़ करें, आप अपने इरिगेशन में यूज़ करें, या फिर अपने घरों में बिजली आने के लिए यूज़ करें, ये सारे सोलर पैनल्स आप यूज़ कर सकते हैं। और इंडिया जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बिकॉज अफ्रीका में जो सोलर एनर्जी है उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। एंड हेंस इंडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू दीज अफ्रीकन कंट्रीज विद द हेल्प ऑफ द सोलर पैनल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया इमर्ज्ड एज अ लीडर। ठीक है, तो कमिंग बैक टू जैक वेल्च, तो जैक वेल्च ने क्या कहा? जैक वेल्च ने ये कहा कि जो चीज़ें बदल रही हैं इसलिए हमें चेंज को embrace करना चाहिए। And to continue evolving company operations and producing greater output, managers and employees had to continuously reinvent themselves and their work. और अगर हमें कंपनी ऑपरेशंस को और प्रोड्यूसिंग अपने आउटपुट को बढ़ाना है, तो मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ को हमेशा अपने आप को री इन्वेंट करते रहना होगा और अपने काम को। ठीक है, कि अगर आप नई नई चीज़ों को निजात करते रहोगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हम आज से 10 साल पहले सोचें, तो आज से 10 साल पहले हम सोलर पैनल्स कहते तो थे, लेकिन क्या कहते थे कि जो हमारी ये फोटोवोल्टेइक सेल्स की वजह से जो सोलर पैनल का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्योंकि इतना ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, इसलिए इट इज़ नॉट अ वेरी वायबल ऑप्शन। बट दिस थिंग हैज़ प्रूव्ड रॉन्ग, बिकॉज अब जिस स्केल पे, जिस कैपेसिटी पे ये काम हो रहा है, उस कैपेसिटी पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, धीरे धीरे एटलीस्ट जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी हमारी स्ट्रीट लाइटिंग्स हैं, जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जैसे कि सबसे पहले जो राष्ट्रपति भवन था उसमें जो है सबसे पहले सोलर पैनल्स लगाए गए थे। ठीक है, तो जिस तरीके से हम एक एग्जांपल सेट करते हैं कि धीरे धीरे हमारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह हैं, स्ट्रीट लाइट्स है, ये है, इनको अगर हम सोलर पैनल से जोड़ देते हैं तो हमारे लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा और हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट बचा सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? हमें अपने आप को री इन्वेंट करना होगा और नई नई चीज़ों को इवॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इसीलिए जैक वेल्च का कहना ये था, क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं तो आपके बदलते हुए चेंज के हिसाब से खुद को बदलना होगा, अपनी एफिशिएंसी को हमें इंक्रीज़ करना होगा और हमें रोज़ अपने आप को नई नई चीज़ें करने के लिए मोटिवेट करना होगा। एंड हेंस जब हम इस तरीके से काम करेंगे तो हम अपनी कंपनी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, जो कि जैक वेल्च ने करके दिखाया। एंड हेंस ही वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रू लीडरशिप। ठीक है, सो विद दिस वी आर डन विद दिस टॉपिक लीडरशिप, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक।